हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ गणेश राणा कोटी। हमने फिज़िक्स का एक पैकेज बनाया है उन बच्चों के लिए जो 12th में हैं और बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और ये फर्स्ट चैप्टर का 4th लेक्चर है। और पिछले लेक्चर में हमने आपको एक क्विज़ दिया था, तो उसका अभी सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 are placed at 0 0 and L 0 respectively। तो ऐसे ये मान लेते हैं ओरिजिन है, ये 0 0 है, ठीक है। और यहाँ पे Q1 रखा हुआ है और मान लेते हैं ये L 0, ठीक। और यहाँ पे Q2 रखा हुआ है और आगे क्या बोलता है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एट 2L 0, फाइंड द रेशियो ऑफ द चार्जेस। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 2L 0 पे 0 हो गई है, तो 2L 0 यहाँ पर होगा कहीं, 2L 0। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो फिर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होगी, Q1 की वजह से और Q2 दोनों की वजह से होगी। Q1 की वजह से किधर होनी चाहिए। अब हमें ये नहीं पता कि ये Q1 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो इतना तो अगर देखो Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव हुए तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस दोनों इस तरफ होगी, तो वो तो 0 हो नहीं सकती, है ना। और अगर ये दोनों नेगेटिव हो गए तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी, दोनों चार्जेस की वजह से। अगर Q1 Q2 नेगेटिव हो गए दोनों, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, ठीक है। तो वो अब हमें पता नहीं है कि कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, लेकिन इतना तो पता है कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो इसको मान लेते हैं पॉजिटिव Q1 को। तो Q1 पॉजिटिव, तो इस Q1 की वजह से किधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे ये होगी इस तरफ, ठीक है। उसको मान लेते हैं E1। इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1। और Q2 की वजह से Q2 को हमें नेगेटिव मानना पड़ेगा, क्योंकि हमने Q1 को पॉजिटिव मान लिया तो Q2 को नेगेटिव मानना पड़ेगा। और वो इलेक्ट्रिक, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कहाँ पर होगी, इस तरफ, ठीक है। हम पढ़ चुके हैं ना कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होती है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग चार्ज एंड पॉइंट, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज होती है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग चार्ज एंड पॉइंट। तो ये मान लेते हैं E2, ठीक। तो ये दोनों तो बराबर होने चाहिए, क्योंकि E नेट हमारा बोल रखा है कि 0 है, तो उसके लिए E1 मस्ट बी इक्वल टू E2, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 कितना है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कितनी होगी, ये होगी K Q1 अपॉन, ये डिस्टेंस कितना है, कितना डिस्टेंस है ये 2L है। ये साफ पता चल रहा है, ये तो ओरिजिन है ना, और ये 2L 0 है, तो ये डिस्टेंस 2L हो गया, ठीक। तो 2L का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q2, मतलब E2। E2 की वैल्यू कितनी है, K Q2 अपॉन, ये हो जाएगा ये डिस्टेंस कितना है यहां से लेके ये वाला, ये देखो L 0 से 2L 0, ये तो L हो गया फिर, ठीक है। तो ये L स्क्वायर हो गया। अब इसमें K कट गया तो कितना आ जाएगा, Q1 अपॉन 4L स्क्वायर इक्वल टू Q2 अपॉन L स्क्वायर। ये L स्क्वायर भी कट गया, तो अब आ गया आपका Q1 बाई Q2 इक्वल टू 4। तो ये तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे थे हम, मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, तो रेशियो कितना होगा Q1 बाई Q2 का, 4 नहीं होगा एक्चुअली, -4 होगा। माइनस लगाना पड़ेगा हमको, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होना चाहिए, होना ही पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए जो रेशियो होगा दैट विल बी -4, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन।
आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? ये बोलता है कि इट इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। मतलब ये हुआ कि आपके पास एक सिस्टम है जिसके अंदर एक नेगेटिव चार्ज है, पॉइंट चार्ज, और एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन एक प्लस है और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। तो एक ऐसे सिस्टम को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं जिसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हो और दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस हो, जैसे इस फिगर में दिखाया गया है। ठीक है, तो ये सिंपल है बिल्कुल इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों पढ़ना ज़रूरी है, ये क्या चीज़ है, मतलब ऐसा हमने क्यों बनाया, मतलब इसकी स्टडी हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपने केमिस्ट्री में भी देखा होगा कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में, कि जैसे मान लो वाटर है, ठीक है, H2O का एग्जांपल ले लेते हैं। H ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक ऐसा ऐसा बॉन्ड बनाते हैं। तो आपने ये केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव होता है, मतलब टू नेगेटिव या नेगेटिव नेगेटिव बोल सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर हाइड्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव और एक पॉजिटिव। तो देखो ये ऐसा ही हो गया ना डाइपोल जैसा, इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, और दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है। ये एक पॉजिटिव चार्ज, ये एक नेगेटिव चार्ज, दोनों के बीच में डिस्टेंस। तो हम बोल सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रिक डाइपोल्स हैं। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं हमारी स्टडी के लिए? क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में जिसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, ठीक है, या फिर वो अगर कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आ गया तो वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वो भी आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने क्यों पढ़ा। ठीक है, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस है मॉलिक्यूल्स के अंदर। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक डाइपोल मोमेंट भी होता है। ठीक है, कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, जैसे मान लीजिए सिंपल वाला इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसका डाइपोल मोमेंट, ठीक, तो वो क्या होता है? ये बोलता है कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल और इट इज डिनोटेड बाय पी। तो डाइपोल मोमेंट इज डिनोटेड बाय पी, वो क्या होता है? Q इंटू डी। सिंपल बोल रहा है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्ज का प्रोडक्ट किसके साथ? डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। मतलब दोनों में से किसी का भी मैग्नीट्यूड ले लो, बराबर ही तो है, माइनस क्यू प्लस क्यू। तो इसका मैग्नीट्यूड, चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना हुआ? Q, और डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज D, तो क्यू डी। सिंपल, ठीक है। हाँ, तो ये बोलना चाहता है, और इसको हम P से डिनोट करते हैं, स्मॉल p से। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन। तो डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है? नेगेटिव से पॉजिटिव होते हैं, ये याद रखना, ये ज़रूरी है और इम्पॉर्टेंट भी है। इसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। और इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी ऐसा यूनिट होती है कूलम मीटर। जैसे हम देख सकते हैं चार्ज की यूनिट क्या है? कूलम। डिस्टेंस की हो गई मीटर, तो कूलम मीटर। ठीक है, तो फिर चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें एक डेल्टा लगा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी मैंने डेल्टा लगाया ना। ठीक है, ऐसा कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। ऑक्सीजन के ऊपर दो नेगेटिव है, एक पॉजिटिव ये रहा, एक पॉजिटिव ये रहा। ठीक, तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अभी हमने पढ़ा है ना इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं कितनी होती है। तो पहला पार्ट लेते हैं इसका, कि एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और कितनी होती है वो तो निकाल लेंगे, लेकिन कहाँ पे निकाल रहे हैं?
एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अच्छा, इलेक्ट्रिक डाइपोल पहले बना लेते हैं, ठीक है। ये मान लेते हैं कि यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक। और एक सेंटर बना देते हैं इसका, इन दोनों के बीच में जो पॉइंट है ना, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ डाइपोल, ठीक है। तो इसको ले लेते हैं, सिंप्लिसिटी के लिए ले लेते हैं ए, ये भी ए ले लेते हैं। तो मतलब डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस कितना हो गया, 2a, ठीक। और एक्सिस बना लेते हैं, चलो इसका ये हो गया आपका, इसको हाँ ये। तो इस पॉइंट पे मान लीजिए P पॉइंट है, इस P पॉइंट पे हमको निकालना है, तो यही है एक्सिस। एक्सिस ऑफ द डाइपोल मतलब ये वाली लाइन जो कि दोनों चार्ज को ज्वाइन करके जो लाइन मिल रही है हमको, यही एक्सिस है, ठीक। हाँ, तो इस P पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो ठीक है निकाल लेते हैं। अच्छा, ये डिस्टेंस ले लेते हैं, ये ले लेते हैं P पॉइंट सेंटर से, सेंटर से यहां से ले लेते हैं, चलो ये R, ठीक है। R डिस्टेंस ले लेते हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल टू दैट पॉइंट P, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले चलो माइनस क्यू की वजह से निकाल लेते हैं, तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू, ठीक है, एट पॉइंट एट P। तो इसको ऐसे लिखेंगे हम E माइनस क्यू, क्योंकि माइनस क्यू की वजह से निकाल रहे हैं। कितना हो जाएगा, इक्वल टू, फॉर्मूला हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का ड्यू टू पॉइंट चार्ज, के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है। हाँ, और इलेक्ट्रिक ये ई माइनस क्यू की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी, इसको ऐसे कलर से बना लेते हैं, ई माइनस क्यू की डायरेक्शन होगी टूवर्ड्स द चार्ज, ठीक है। ये हो जाएगी ई माइनस क्यू। अच्छा, ठीक है, तो उसको बना लेते हैं हम। फॉर्मूला क्या है, के क्यू बाय आर स्क्वायर ना, तो के क्यू तो चलो क्यू ही है, अपॉन आर कितना है, तो यहां से माइनस क्यू से पी तक का डिस्टेंस कितना है, देखो ये हो जाएगा आपका, यहां सेंटर से लेके पी तक का तो आर है, और उसके बाद सेंटर से लेके माइनस क्यू का तक का डिस्टेंस ए है, तो हो जाएगा आर प्लस ए, तो आर प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है। हाँ, और डायरेक्शन हमने देख ही ली है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, पी पे ही निकाल रहे हैं, तो E प्लस क्यू हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू इक्वल टू, फॉर्मूला क्या लगेगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर अगेन, लेकिन इसमें आर क्या होगा, देखो के क्यू अपॉन आर कितने, ये यहां से लेके प्लस क्यू से पी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, सेंटर से लेके पी पॉइंट का तो आर है, सेंटर से लेके प्लस क्यू तक का कितना है, ए, तो प्लस क्यू से पी तक का डिस्टेंस हो जाएगा आर माइनस ए, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसको आर माइनस ए का स्क्वायर, ठीक। तो हमारे पास, अच्छा इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन हम बना लेते हैं, दूसरे कलर से बना लेते हैं ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज अवे फ्रॉम द चार्ज, है ना, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग चार्ज एंड पॉइंट, तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी ये वाली, तो इसको लिख देंगे हम E, नीचे लिख देते हैं, चलो E प्लस क्यू, ठीक, ये हो गया। तो हमने देखा है कि ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट है, तो अब ये देख लेते हैं कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, बताओ कौन सी ज्यादा होगी,
ऊपर तो चलो कांस्टेंट है, के और क्यू तो दोनों में सेम है। नीचे नीचे कौन सी क्वांटिटी ज़्यादा है? ये वाली क्वांटिटी ज़्यादा है, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाएगी। देखो डिनोमिनेटर क्या हो गया, अगर ज़्यादा हो जाता है तो वैल्यू कम हो जाती है ना, ठीक है। तो इससे पता चला, और ये आर माइनस है, ये डिनोमिनेटर यहाँ पे कम है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। हाँ, तो फिर ये ई प्लस क्यू ज़्यादा हो गया, तो और ई माइनस क्यू कम है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगी? वो इधर ही आएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नेट बोलेंगे उसको, ठीक है। तो ई नेट क्या हो जाएगा? अब हम, ये दोनों ऑपोजिट हैं, तो हम इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो हमारा ई नेट आ जाएगा। तो ई नेट कितना हो गया? ई नेट हो गया आपका ई प्लस क्यू माइनस ई माइनस क्यू, ठीक, ये आ जाएगी। डायरेक्शन हमको पता ही चल गई है ई नेट की, और इस दोनों को माइनस कर देंगे तो मैग्नीट्यूड भी आ जाएगा। तो कर लेते हैं, ई प्लस क्यू ये रहा, के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें क्या करें, के क्यू को कॉमन ले लेते हैं और फिर एलसीएम ले लेते हैं, ठीक। ये हो जाएगा के क्यू कॉमन आ गया, एलसीएम ले लोगे तो क्या आएगा, चलो लिख लेते हैं पहले, आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का स्क्वायर, ठीक। हाँ, अब ई नेट कितना हो जाएगा? अब तो एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो गया, के क्यू, ये इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो देखो क्या आएगा, आर माइनस ए स्क्वायर इंटू आर प्लस ए स्क्वायर, नीचे आ जाएगा। इसको लिख लेते हैं, आर माइनस ए का स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है। और ये फिर इधर चला जाएगा, और ये वाला आर प्लस ए स्क्वायर इधर चला जाएगा, आर माइनस ए स्क्वायर इधर आ जाएगा। तो आर प्लस ए का स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का स्क्वायर, यही हो जाएगा। अब इसको हम खोल लेंगे, नीचे वाला देखो क्या हो जाएगा, नीचे वाला हो जाएगा आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। हाँ, और ऊपर वाले को हम खोल लेते हैं, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू, ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो वो लगा देते हैं फॉर्मूला, और यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेते हैं, ठीक है। ए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर क्या होगा, अभी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar, ठीक है। और नीचे क्या है, नीचे हो जाएगा आपका, इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं क्या, आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर, क्यों, ठीक है। हाँ, लिख सकते हैं। अब ठीक है, अब देखो इसको हम थोड़ा, ये ब्रैकेट खोल देते हैं, ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, ये ब्रैकेट हटाएंगे ना ऊपर वाला, तो आ जाएगा ये आर स्क्वायर का नेगेटिव, ए स्क्वायर का भी नेगेटिव, और 2ar का पॉजिटिव, ठीक है। तो लिख लेते हैं उसको, तो ई नेट क्या हो जाएगा, के क्यू तो बाहर ही था, ठीक है, और आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर
प्लस 2ar माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ar, ठीक, अपॉन वो था ना हमारा, देखो उसको देख लेते हैं नीचे वाले को, ये r माइनस ए इंटू आर प्लस ए, ये क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, तो उसको हम ऐसे लिख लेते हैं आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। हाँ तो लिख लेते हैं आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, लिख लिया, ठीक है। हाँ तो अब देखो ऊपर वाला, देखो ये आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर तो कट गया, ठीक, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर भी कट जाएगा, तो 2ar प्लस 2ar क्या हो जाएगा 4ar, तो इसको लिख लेते हैं के क्यू 4ar अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। हाँ ये हो गया। ई नेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये वैल्यू तो आ गई है लेकिन थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम के क्यू 2a इंटू 2r, लिख सकते हैं ना, 4 को लिख दिया हमने 2 इंटू 2 और कुछ नहीं किया, अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये 2a क्यू इंटू 2a क्या चीज है ये, देखो q इंटू 2a, ये तो डाइपोल मोमेंट है ना, चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, q इंटू 2a, तो ये p हो गया हमारा, ठीक है, तो उसको हम p लिख सकते हैं, तो इसको लिख लेंगे, और 2 और r तो वैसे ही रहेगा, तो इसको लिख लेंगे 2 k p r, इस 2 को हमने पहले लिख लिया, ठीक है, और ये 2aq क्या बन जाएगा p बन जाएगा, तो इस 2 को पहले लिख लिया, तो 2k p r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, देखो आमतौर पे क्या होता है ना, जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहाँ पे देखते हैं, कहाँ पे मिलते हैं हमको, मॉलिक्यूल्स के अंदर ना, तो मॉलिक्यूल्स के अंदर जैसे मान लो हमने एग्जांपल लिया था वाटर मॉलिक्यूल का H2O, तो उसमें डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस नेगेटिव पॉजिटिव, इनके बीच में कितना डिस्टेंस होता है, इनके बीच में डिस्टेंस एंगस्ट्रॉम में होता है, बहुत कम होता है, 10 की पावर माइनस 10 इस ऑर्डर का, 10 की पावर माइनस 10 मीटर, तो ये तो बहुत कम हुआ है ना। तो और अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो ड्यू टू डाइपोल एट सम डिस्टेंस विच इज, मतलब आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो ऐसे पॉइंट पे जो कि डाइपोल के सेंटर से काफी दूर है, ठीक है, काफी दूर का मतलब ये जो आर है, ये जो हमने किया है ना, ये सेंटर से लेके पी पॉइंट का डिस्टेंस आर, अगर ये बहुत ज़्यादा हो गया, मान लो कि अभी हम क्या बात कर रहे थे कि मॉलिक्यूल में कितना होता है एवरेज डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, एंगस्ट्रॉम में होता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर, और अगर हम बोले कि ये आर की वैल्यू है हमारी 1 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर कितना होता है 10 की पावर माइनस 3, ये हमने मान लो रफली आर ले लिया, ठीक है, और ये डिस्टेंस कितना होता है, ये मॉलिक्यूल्स के अंदर जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में डिस्टेंस होता है, ये होता है 2a, कितना होता है रफली अप्रोक्सीमेटली, देखो कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, मैं तो एक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि बहुत सारी सिचुएशन में ये आर हमारा लगभग
अगर ये मान लो 1 mm होता है और 2a की वैल्यू हमारी होती है 10 की पावर -10 मीटर, ये मीटर, तो देखो ये जो 10 की पावर -3 है, 10 की पावर -10 के सामने तो बहुत बड़ा है कि नहीं है? 10 की पावर -3 10 की पावर -10 मीटर से बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो 1 मिलीमीटर का अगर हम आर लेते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये अगर सिचुएशन ऐसी आती है, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि अगर आर इस डिस्टेंस से काफ़ी बड़ा है, बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा? अगर बड़ा नहीं है तब तो यही फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमने निकाल दिया, ठीक है। लेकिन अगर अगर इफ आर बहुत बड़ा है, किससे? 2a से, ठीक है। मतलब 2a से बड़ा तो a से तो बहुत ही बड़ा हो, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये वाली क्वांटिटी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या हो जाएगा? अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर स्क्वायर ही हो जाएगा, क्योंकि ये आर तो बहुत बड़ा है ना, तो इसके सामने ए स्क्वायर की वैल्यू तो कुछ होगी नहीं, ठीक है। जब आर स्क्वायर कितना, अभी हमने ली थी ना वैल्यू 10 की पावर -3 मीटर ली थी आर की वैल्यू, तो 10 की पावर -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 10 की पावर -6, यह आर स्क्वायर है। और ए क्या लिया था हमने? वो 10 की पावर -10 लगभग वो लिया था, तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 10 की पावर -20, तो 10 की पावर -6 और 10 की पावर -20, तो वो कितना ज़्यादा डिफरेंस है, कुछ फर्क। 10 की पावर -6 10 की पावर -20 से बहुत ज़्यादा है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि अगर आर 2a से बहुत बड़ा है तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आर स्क्वायर ही हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल लेते हैं इस केस के लिए, जब आर बहुत बड़ा है। ई नेट हो जाएगा हमारा इक्वल टू, ये याद रखना कि ये जो हम फॉर्मूला निकाल रहे हैं ये इस अप्रोक्सीमेशन के लिए, और ज़्यादातर सिचुएशंस में ये अप्रोक्सीमेशन वैलिड होता है, मतलब लगता है ये मैक्सिमम सिचुएशन में ऐसी कंडीशन आ जाती है कि आर बहुत बड़ा है 2a से। ई नेट क्या हो जाएगा? ई नेट हो जाएगा ऊपर वो 2 k p, ठीक है। आर ये तो वैसे ही रहेगा, आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर ही हो जाएगा। और आर स्क्वायर का होल स्क्वायर भी है ना, होल स्क्वायर भी लगा दो, तो कितना हो गया? 2 k p r अपॉन आर की पावर 4, ठीक है। तो ये वो एक ऊपर आर है और आर की पावर 4 नीचे, तो एक आर तो कट जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या? 2 k p अपॉन आर क्यूब, ठीक। ये आ गया हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विद दिस एजम्पशन, ठीक है। और ये एजम्पशन मैक्सिमम केसेस में होता है, मतलब लग ही जाता है, ठीक। और जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको फिर पता चलेगा कि कैसे हम इस पे एजम्पशन के साथ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। तो इसको आप फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, और इसकी डायरेक्शन देख लेना। डायरेक्शन क्या आई थी हमारी? देखो ये डायरेक्शन तो हमने पहले ही बता दिया था कि ई नेट, क्योंकि ई प्लस क्यू बड़ा है ई माइनस क्यू से, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसी तरफ आएगी टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। अब ये देख लेते हैं कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ है। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ है? डाइपोल मोमेंट तो हमने पढ़ा है ना कि उसकी डायरेक्शन होती है -q से +q, तो मतलब इस तरफ, इसी तरफ, वो भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ आ जाए। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन और ई नेट की डायरेक्शन दोनों सेम है, तो हम बोल सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड on the axis of dipole, axis of
इलेक्ट्रिक डाइपोल बोल देते हैं, डाइपोल इज सेम एज दैट ऑफ डाइपोल मोमेंट। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो हमने अब तक निकाला है एक्सिस के ऊपर, वो वही डायरेक्शन है जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। ठीक है, सेम डायरेक्शन। तो ये हमारा डेरिवेशन हो गया, ये डेरिवेशन है और ये पूछा जाता है, तो आप इसको एक बार खुद कर लीजिए, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, याद भी हो जाएगा, और फॉर्मूला भी याद हो जाए तो अच्छा है। ठीक है, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा भी एक डेरिवेशन, मतलब दूसरा पार्ट भैया हमने तो यहाँ पे किया है ना, पहला पार्ट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये फर्स्ट पार्ट है। तो सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं। हाँ, तो सेकंड पार्ट ये है कि एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल प्लेन, मतलब जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, वैसे ही हमको निकालनी है ऑन द एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल प्लेन। मतलब चलो मैं बता देता हूँ आपको इक्वेटोरियल प्लेन है क्या। पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये मान लेते हैं माइनस क्यू है, ठीक है, और ये प्लस क्यू है, और इसको हम ज्वाइन कर देते हैं एक लाइन से। ठीक है, और सेंटर ले लेते हैं इसका ये, और सेम वही चीज़ है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो a है, और ये भी a हो गया। ठीक, तो इक्वेटोरियल प्लेन क्या होता है? ये इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब इसके परपेंडिकुलर जो सेंटर से पास कर रहा हूं, ये वाला, ये। ठीक है, मतलब इस पॉइंट के ऊपर कहीं भी निकालना हो हमको, समझ गए ना? तो माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच में, मतलब डाइपोल के सेंटर से लाइन पास कर रही है और परपेंडिकुलर टू लाइन जॉइनिंग द चार्जेस है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सिंपल। इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। तो इसके ऊपर कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, सपोज यही ले लिया हमने पॉइंट, यहाँ पे निकालते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट पे हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। सो वैसे ही करते हैं, ड्यू टू माइनस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो पहले इसको ज्वाइन कर लेते हैं हम। ठीक है, इसको भी इससे ज्वाइन कर देते हैं ऐसे। ठीक, और ये डिस्टेंस ले लेते हैं r, मतलब इस पॉइंट से सेंटर तक का डिस्टेंस हो गया r। ठीक, हाँ, तो अब हम तो हमें इस डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। देखिए, जब हम फॉर्मूला लगाएंगे ना इलेक्ट्रिक फील्ड का ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तो के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो ये वाला डिस्टेंस हमें चाहिए होगा। तो हम इसको पहले लिख लेते हैं, कितना होगा ये। देखिए परपेंडिकुलर है ना, अभी बोला ना बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, ये थीटा ले लेते हैं, तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि ये पूरा ट्राइंगल कैसा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, सब कुछ तो सेम है इसमें, ये ए के बराबर, दोनों ट्राइंगल में आर कॉमन हो गया, 90 डिग्री हो गया, ये साइड भी बराबर है, सब सब बराबर है, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्करेंट हो गए। तो अब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो गया आपका रूट, चलो पहले इसको हम वहीं लिख लेते हैं यार, इसको कुछ नाम दे देते हैं, ये दे देते हैं पी, नाम दे देते हैं इसको। ठीक है, पी पॉइंट है, इसको बोल देते हैं ए, इसको बोल देते हैं बी। ठीक है, तो ये पी बी, पी ए कितना हो जाएगा, पी ए, ये
हो जाएगा, हम पाइथागोरस लगा के निकाल सकते हैं ना पी ए को, तो ये हो जाएगा रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। और पी भी सेम ही होगा, ये इक्वल टू पी भी बोल दो, पी बी इक्वल टू पी ए इक्वल टू सेम आर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस क्यू की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी वो निकाल लेते हैं। ई माइनस क्यू इक्वल टू कितना, के क्यू अपॉन पी ए स्क्वायर, ठीक है। और पी ए स्क्वायर क्या है, रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर, तो रूट तो हट जाएगा, ठीक। तो हम कैसे लिख सकते हैं, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सिंपल, ठीक है। आ गया ना समझ में। पी ए हमारा ये दे रखा है ना रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो पी ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी ए का स्क्वायर करोगे मतलब इसका स्क्वायर करोगे तो रूट तो हट गया, ठीक है। हाँ तो इसकी डायरेक्शन देख लेते हैं, क्या है डायरेक्शन, क्या होगी, ये डायरेक्शन होगी नेगेटिव चार्ज की तरफ, हमें पता ही है, ऐसे, ठीक। अब देख लेते हैं दूसरा वाला, प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो ई प्लस क्यू कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन पी बी स्क्वायर, पी बी स्क्वायर, तो पी बी स्क्वायर भी सेम ही है, वो पी ए पी बी सब सेम हो गया, तो ये भी सेम ही आ जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये तो दोनों बराबर ही आ, मैग्नीट्यूड तो दोनों का बराबर है, ठीक है। तो हम इस ऐसे लिख लेते हैं, इसको सिंप्लिसिटी के लिए लिख लेते हैं, ई माइनस क्यू इक्वल टू ई प्लस क्यू, ठीक है। क्योंकि प्लस क्यू माइनस क्यू बार बार लिखेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन भी हो सकता है ना, कंफ्यूजन क्या मतलब, थोड़ा सिंपल बना लेते हैं इसको, ई लिख देते हैं सिंपल तरीके से, ठीक है। माइनस क्यू हो प्लस क्यू दोनों बराबर, मैग्नीट्यूड तो बराबर है, तो दोनों को ई लिख लेते हैं, यहाँ डायग्राम भी थोड़ा सा सिंपल बन जाएगा, ठीक है। ई लिख लिया। अब पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अवे फ्रॉम द चार्ज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, ये वाला, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये भी ई है और वो भी ई है, कौन सा वाला, ये, ठीक। हाँ तो अब ये इन दोनों का पी पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग है, तो हम इसको जोड़ेंगे वेक्टर से, क्योंकि डायरेक्शन अलग हो गई यार, तो हमें वेक्टर से ही जोड़ना पड़ेगा, हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम होती तो हम ऐड कर देते, ऑपोजिट होती तो माइनस कर देते, लेकिन अब ये ना सेम है ना ऑपोजिट है, वो कुछ अलग ही एंगल पे है, तो हमको वेक्टर से ही ऐड करना पड़ेगा। तो ठीक है, देख लेते हैं इसके, यहाँ पे कंपोनेंट वगैरह बनाने पड़ेंगे जैसे हमने सीखा ही है। तो हम एक लाइन खींच लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। ये वर्टिकल लाइन भी डाल लो, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा सा हो गया, वर्टिकल लाइन डाल दो लो, ठीक। तो ये हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, कोई बात नहीं, नाम नहीं भी देंगे तो चलेगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बोल देते हैं। अब इस ई के कंपोनेंट बनाते हैं, ठीक है। तो पहले थीटा देख लेते हैं, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। और ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये वाला थीटा इसके बराबर कैसे हुआ, ऑल्टरनेट, और ये वाला थीटा इसके साथ बराबर कैसे हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। ये चीज हम एक दो बार पहले कर चुके हैं। तो अब क्या करें, अब कंपोनेंट बना लेते हैं। तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके कंपोनेंट्स कहाँ आएंगे, कंपोनेंट एक आएगा इधर, वो भी मैं रेड से बना लेता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। एक कंपोनेंट इधर आएगा, वो कितना होगा, ई कॉस थीटा, ठीक है, लिख देते हैं ई कॉस थीटा। और एक आ जाएगा नीचे, कितना,
ई साइन थीटा, ठीक है। और ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से उधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो उसके भी कंपोनेंट बना लेते हैं। तो उसकी वजह से भी एक इधर आएगा, इधर आ जाएगा, कितना आएगा, ई कॉस थीटा सेम, ई कॉस थीटा, और एक आ जाएगा ऊपर, हो जाएगा ई साइन थीटा, ठीक है। हाँ, अब ई पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं, नेट निकालना है हमको वेक्टर एडिशन करने के लिए। ऐसी चीजें पहले कर चुके हैं, इसीलिए आपको ये कर लेना चाहिए खुद, ठीक है। देखो पी पॉइंट पे वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, ई साइन थीटा ऊपर और ई साइन थीटा नीचे, ये दोनों तो ऑपोजिट है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगी, कैंसल कर देंगी। तो इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, ठीक है, इन दोनों कैंसिल हो गई, क्योंकि ऑपोजिट है और बराबर है, मैग्नीट्यूड भी बराबर है और क्या है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। तो बचा क्या, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखते हैं, ई कॉस थीटा इस तरफ नेगेटिव डायरेक्शन, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस में, दोनों ई कॉस थीटा, मतलब नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका कंपोनेंट भी नेगेटिव एक्स एक्सिस में आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी नेगेटिव एक्सिस में आ रहा है, तो दोनों कंपोनेंट हमारे ऐड हो जाएंगे और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इसी तरफ, किस तरफ, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, ठीक है, इस तरफ ही आएगी हमारी ई नेट। तो फिर ठीक है, इनको ऐड कर लेते हैं, ये तो ऐड हो जाएंगे यार। तो ई नेट क्या हो जाएगा, ई नेट हो जाएगा हमारा कितना, ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा, कितना हो गया, 2 ई कॉस थीटा, ठीक है। हाँ, तो 2 ई कॉस थीटा हो गया, तो सिंपल हो गया, कॉस थीटा 2 ई कॉस थीटा। अच्छा ठीक है, तो अब यहाँ पे हम कॉस थीटा की वैल्यू रखनी पड़ेगी, ई की वैल्यू भी रख देते हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर ही ना, इनमें से कुछ भी रख दो, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका ई नेट इक्वल टू, कितना हो गया, 2 ई, अच्छा ई की वैल्यू रख देते हैं ना ऊपर से, 2 कितना है ये, के क्यू अपॉन, ई की वैल्यू तो पता है ना हमको, के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। हाँ, और कॉस थीटा निकाल लेते हैं, देखो कॉस थीटा देखो इस ट्राइंगल से निकाल सकते हैं ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, पता है ना। तो बेस कितना है यहाँ पे, बेस है ए, स्मॉल ए, और हाइपोटेन्यूज कितना है, ए पी, स्मॉल ए अपॉन ए पी, और ए पी हम निकाल चुके हैं, ये रहा रूट आर स्क्वायर प्लस, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ए पी कितना है, ए पी या पी ए एक ही बात है, ये लो पी ए लिख लो, तो पी ए निकाल चुके हैं, रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो ठीक है, इसकी वैल्यू उठा के यहां रख देते हैं, कॉस थीटा, तो ए अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये देखो इसको ऐसे लिखते हैं, 2 क्यू ए एक साथ लिख लेते हैं, के 2 ए क्यू लिख सकते हैं ना इसको, 2 ए क्यू एक साथ लिख लिया अपॉन, अब ये देखो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को लिख लेते हैं पहले ऐसे, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये रूट है ना, तो रूट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ, रूट का मतलब तो यही होता है कि इफ जैसे रूट एक्स का मतलब क्या हुआ, एक्स की पावर हाफ, पता है ना आपको, हाँ इसका मतलब यही होता है, ठीक है। तो हम वो इस फॉर्म में लिख लेते हैं, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ,
ठीक। अब देखो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर ऐड हो जाती है ना। जैसे एक्स की पावर ए इंटू एक्स की पावर बी इक्वल टू एक्स की पावर ए प्लस बी, ये पता है ना आपको। हाँ, तो जब ऐसे मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, तो इसमें भी हम पावर ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा ई नेट। ई नेट क्या आ जाएगा, देखो 2aq क्या बन गया, वो बन गया डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट था ना हमारा, चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस 2a है तो ये बन जाएगा 2aq, डाइपोल मोमेंट बन जाएगा। तो बन जाएगा ये, इसको बोल देंगे के पी, पी लिख लिया डाइपोल मोमेंट अपॉन, ये बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, 3/2। कैसे, क्योंकि अरे यहाँ पे इसकी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1 है ना, और आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर हाफ है यहाँ पे, तो अभी बताया था ना पावर ऐड हो जाती है, तो यहाँ 1 प्लस हाफ कितना होता है, 3/2 होता है ना। तो बस ये हो गया। ठीक है, तो आ गया हमारा ई नेट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वही अजम्पशन लगाते हैं जो हमने पहले लगाया था। कौन सा, इफ आर बहुत बड़ा है किससे, 2a से, तो a से भी बहुत बड़ा होगा, तो हमारा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा, क्या हो जाना चाहिए, जब r बहुत बड़ा है 2a से तो a से भी बहुत बड़ा है, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली आर स्क्वायर ही हो जाएगा। ठीक है, आर स्क्वायर हो जाएगा तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे यार, इसको निकले, इसको आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को आर स्क्वायर ही लिख लेंगे, तो ई नेट क्या आ जाएगा, ई नेट आ जाएगा आपका ई नेट। अगर ऐसा है तो ई नेट क्या होगा, ये हो जाएगा के पी अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, और 3/2 अब देखो ये कितना होता है, आर स्क्वायर, तो जो स्क्वायर है 2 है, 2 इंटू, जब ब्रैकेट खुलेगा तो 2 इंटू 3/2, ये तो मैथ्स में पढ़ा होगा ना आपने कि आर स्क्वायर अगर ये ऐसा है और ब्रैकेट का आर स्क्वायर की पावर 3/2 है तो 3/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से सीधा, तो 2 कट जाएगा तो आएगा क्या, आर क्यूब। तो क्या आ जाएगा, के पी अपॉन आर क्यूब, ये आ गया। तो हमारा देखो पिछला वाला फॉर्मूला, जो एक्सिस के ऊपर जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी वो कितनी थी, 2kp अपॉन आर क्यूब, है ना, एजम्पशन के साथ ही है 2kp अपॉन आर क्यूब, और इसमें क्या है kp अपॉन आर क्यूब, मतलब उसमें डबल थी, इसमें जो वैल्यू अगर आ रही है सेम डिस्टेंस पे ही जो भी वैल्यू आएगी उसका डबल हो जाएगी वहां। ठीक है, अगर हम आर सेम लेते हैं तो। ठीक है, हाँ, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी हम देख लेते हैं। ये तो डायरेक्शन तो देख ही चुके हैं, लेकिन यहाँ पे डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव है ना, इस तरफ ऐसे, डाइपोल मोमेंट पी की डायरेक्शन तो नेगेटिव से पॉजिटिव है। तो देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शंस आर ऑपोजिट इस केस में। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेते हैं पहले हम, इसको ऐसे लिख लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड is opposite to that of dipole moment। ठीक है,
तो जब हमने पिछला वाला पहले पार्ट में निकाला था, एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन थी वो वही डायरेक्शन थी जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, मतलब उस वाले पार्ट में, पहले पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन सेम थी, इसमें ऑपोजिट है। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। और एक और डिफरेंस ये है कि डिफरेंस क्या है, मतलब फॉर्मूला याद रखना है। इसमें जो वैल्यू है kp/r³ एजम्पशन के साथ, उसमें डबल है, ठीक है, और इसमें डायरेक्शन ऑपोजिट है और उसमें सेम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये एग्जाम्पल 1.10 करते हैं। इसमें बोल रहा है कि 2 चार्जेस +-10 माइक्रो कूलम। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। ठीक है, तो चार्जेस ने दे दिए +-2 चार्जेस हैं, मैग्नीट्यूड बराबर है 10 माइक्रो कूलम, एक प्लस है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, आर प्लेस्ड 5 mm अपार्ट, 5 मिलीमीटर दूर रखे हुए हैं, जैसे ये फिगर में दे रखा है। ठीक है, तो इनके बीच में गैप है 5 mm का। ठीक, ये हो गया। अब बोल रहा है कि डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट, पहला पार्ट, अ पॉइंट P ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर O ऑन द साइड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज एज शोन इन फिगर। तो फिगर में दे रखा है, बोल रहा है कि इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू दिस डाइपोल। तो ये तो हम फॉर्मूला तो हम निकाल चुके, तो हम तो सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो पहले इसके लिए निकाल लेते हैं, ए पार्ट के लिए, कि अच्छा एक चीज़ और देख लेते हैं, क्या एजम्पशन लग रहा है कि नहीं लग रहा। हमें दे रखा है ये 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, जो पी पॉइंट है वो 15 सेंटीमीटर दूर है, कहाँ से, ओ से, तो ये 15 सेंटीमीटर दे रखा है, तो उसको मीटर में कर लेते हैं, 0.15 मीटर हो गया। ठीक है, ये, और इसको भी मीटर में कर लेते हैं। 5 mm को मीटर में कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे हम 0.005 मीटर। ठीक है, अरे वो 1 मिलीमीटर होता है ना 10⁻³ तो ऐसे ही लिख लिया हमने। ठीक है, हाँ, ये यूनिट कन्वर्जन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको दिक्कत महसूस हो रही है तो आप एक बार यूनिट कन्वर्जन वाला चैप्टर पढ़ लीजिए। ठीक है, कैसे यूनिट को कन्वर्ट करते हैं। 1 मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर होते हैं, तो उसको हमने 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया मीटर। ठीक, हाँ, तो अब देखो ये जो आर है, आर की वैल्यू कितनी है, आर दे रखा है हमारा 0.15 मीटर। ठीक है, और 2a है, 2a की वैल्यू कितनी है, ये 0.005 मीटर। ठीक, तो ये 0.15 मीटर 0.005 मीटर से बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो देखो अगर आपको कंपैरिजन करना है तो ऐसे बताता हूँ, ये 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर दूर है यहाँ से आर, और ये 5 mm, और mm को आप सेंटीमीटर में करोगे तो क्या आएगा, 0.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आधा सेंटीमीटर, मतलब आधा सेंटीमीटर है ये गैप बिटवीन द चार्जेस, और 15 सेंटीमीटर दूर पॉइंट पड़ा हुआ है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली। तो 15 सेंटीमीटर के सामने आधा सेंटीमीटर तो कुछ नहीं हुआ ना, मतलब बहुत छोटा हो गया। तो हम इसको बोल सकते हैं कि R इज वेरी मच लार्जर देन 2a, बहुत बड़ा है। ठीक है, तो हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, कौन सा, एक्सिस वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अब कितनी होगी P पॉइंट पे, 2kp/r³। ठीक है, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, देखो 2 इंटू, वैल्यू डाल देते हैं सारी। k की वैल्यू हमको पता है 9 इंटू 10⁹ है। ठीक है, p की वैल्यू, अच्छा p भी निकालना पड़ेगा हमको, तो पहले p निकाल लेते हैं। चलो, डाइपोल मोमेंट कितना होगा, चार्ज इंटू डिस्टेंस ही तो होता है, चार्ज कितना है 10 माइक्रो कूलम है। ठीक है, इसको मत भूलिए,
ये माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶, 10 इंटू 10⁻⁻⁶, चार्ज इंटू डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस दे रखा है ये 0.005, 0.005, ये कितना आ गया, ये आ जाएगा, देखो इसको कर लेते हैं, इसको 0.005 की जगह ऐसे लिख लेते हैं, थोड़ा सिंपल हो जाएगा, 5 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। तो अब देखो ये हो जाएगा 5, ये 10⁻⁻6 और -3 कितना हो जाएगा, 10⁻⁹ और इंटू 10, 10⁻⁻8, तो 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम मीटर, ठीक है। ये डाइपोल मोमेंट आ गया, तो इसको हम यहाँ रख देंगे सीधा। तो 2kp, p की वैल्यू हमको पता चल गई, 5 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन कितना, r कितना है 0.15, तो 0.15 मीटर है, इसका हो जाएगा क्यूब, ठीक है। और इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P आ जाएगा 2.6 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो P पॉइंट पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब ऐसे ही सिमिलरली B पार्ट पे देख लेते हैं। B पार्ट में बोल रहा है पॉइंट Q 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम O ऑन अ लाइन पासिंग थ्रू O एंड नॉर्मल टू द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, वही मतलब इक्वेटोरियल प्लेन की बात कर रहा है, फिगर भी दे रखी है। तो हम इसका भी फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं कि इस पॉइंट Q पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, उसका फॉर्मूला क्या था, ये था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q इक्वल टू KP/R3, ठीक है, KP/R3 है। और इसमें हमें दोबारा से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हमको पता है कि 2kP/R3 जो भी वैल्यू आ रही है उसका आधा होगा ये, क्योंकि R दोनों का सेम है ना। इसमें भी 15 सेंटीमीटर दे रखा है और ये भी 15 ही है। यहाँ से लेके आप ये देखोगे तो ये 15 सेंटीमीटर 0.15 मीटर है ये, तो यही तो होता है R, ठीक है। और उसमें भी R इतना ही, इसका मतलब जितनी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी आधी इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी हो जाएगी, ठीक है। तो हम सीधा बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट P/2, ठीक है, क्योंकि R सेम है। तो ये कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q इक्वल टू P पे कितनी थी, 2.6 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q विल बी 1.3, ठीक है, इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। तो ये हमने कर लिया, हमारे दोनों पार्ट खत्म हो गए, तो क्वेश्चन हो गया, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, कि अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, दूसरी की इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, ठीक है। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड पता नहीं है कि कहाँ से आ रही है कहाँ जा रही है, लेकिन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अगर उसमें हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख दें तो क्या होगा, और उसने बोला यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर पॉइंट पे सेम है, यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे बनाते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे बनाते हैं, ये हम बनाते हैं पैरेलल लाइन से, स्ट्रेट पैरेलल लाइंस, जैसे ये ऐसे, एक मिनट, ये हो गया, ये ऐसे पैरेलल लाइंस बना देंगे हम, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ठीक है, पूरे रीजन में। अब बोल रहा है कि इसके अंदर एक हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख दिया तो क्या होगा उसका, चलो वो भी देख लेते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पे एक एक और बना लेते हैं, चलो ठीक है, ठीक। अब ये ले लेते हैं, एक चार्ज यहाँ पर है,
माइनस क्यू, और एक मान लेते हैं, एक ऐसे लाइन खींच देते हैं, इससे पता चल जाता है कि ये हमारा कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये रहा हमारा डाइपोल। ठीक, और मान लेते हैं यहाँ पे सेंटर है, ये सेंटर है। अब ये मान लेते हैं एंगल थीटा है, इसको थीटा मान लेते हैं, तो ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और इनके बीच में ये गैप मान लेते हैं, ये यहाँ से लेके ये मान लेते हैं ए है। ठीक है, और ये भी मान लेते हैं, ये भी ए है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस 2a हो गया। वैसे ही डाइपोल है जो हम पहले लिया था ना, q और 2a वाला, चार्ज q और डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस 2a। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड ये रही। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, मतलब हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है। ठीक, हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, अब देखते हैं होता क्या है। हमने ये पढ़ा है कि अगर किसी चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, फोर्स ऑन अ चार्ज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स लगता है, F इक्वल टू क्यू ई। ये हमने पढ़ा है। ठीक है, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने ये फॉर्मूला भी पढ़ा था। ठीक है, अब देखो ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पता नहीं कहाँ से आ रही है। अब पता तो है नहीं हमें कि कहाँ से आ रही है, पीछे से कितना चार्ज है, पीछे क्या है, कुछ पता नहीं है। तो उस केस में हम के क्यू बाय आर स्क्वायर तो सोच भी नहीं सकते कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम ये ऐसे लगाएं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के क्यू बाय आर स्क्वायर तो लगा ही नहीं सकते। ठीक है, क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि पता नहीं है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज से आ रही है कि कहाँ से आ रही है। पॉइंट चार्ज से तो पॉसिबल ही नहीं है ये, लेकिन कहाँ से आ रही है, क्या आ रही है, चार्ज का कुछ अता पता नहीं है। तो इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इतनी है तो वो इस चार्ज पे इतना फोर्स लगाएगी। ठीक है, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है, तो सेम है तो ठीक है, इसके ऊपर फोर्स लगेगा F इक्वल टू क्यू ई से। ठीक, तो किधर लगेगा फोर्स, फोर्स किधर लगेगा, हमने ये भी पढ़ा है, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स जो लगता है वो किधर लगता है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये लग गया फोर्स, इसको बोल देंगे F। इस E को नीचे लिख देते हैं, इस फोर्स को लिख देंगे हम F प्लस क्यू, फोर्स ऑन प्लस क्यू। इस तरफ लगेगा क्योंकि हमने पढ़ा है पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, और नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगता है वो ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है। ठीक है, ये हो जाएगा F माइनस क्यू। तो ये फोर्स दो लग गए। अब ये दो फोर्स क्या करेंगे, इसका डाइपोल का क्या करेंगे। देखो मैं आपको पहले एग्जांपल देता हूँ एक। मान लीजिए एक टेबल पे एक पेन पड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसे कुछ पेन पड़ा हुआ है, और एक दो बच्चे हैं, एक ने यहां से धागा बांधा और इधर खींचा, धागा बांध के इधर खींच रहा है। ठीक है, मतलब अभी नहीं खींचा, एक साथ खींचेंगे दोनों एंड पे। दो बच्चे, एक ने यहाँ धागा बांधा, दूसरे बच्चे ने यहाँ पे धागा बांधा, और ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों खींचना अब स्टार्ट करते हैं एक साथ। तो पेन के साथ क्या होगा, अरे पेन तो घूम जाएगा ना ऐसे, क्यों, पेन घूम जाएगा। वही होगा यहाँ पे डाइपोल के, डाइपोल भी तो एक पेन की तरह है। ठीक है, ये हमने 11th में पढ़ा है कि जब किसी बॉडी के ऊपर ऐसे फोर्सेस लगते हैं जो पैरेलल हैं और उनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, ठीक है, ऐसी कंडीशन में तो उसके ऊपर टॉर्क लग जाता है। टॉर्क तो सुना होगा ना, 11th में पढ़ा होगा।
तो टॉर्क होता क्या है? टॉर्क होता है कुछ नहीं, आर क्रॉस एफ। ठीक है, इस पॉइंट को ओ ले लेते हैं। तो ये कैसे घूमेगा? ये भी ऐसे ही घूम जाएगा जैसे मैंने बताया ना कि पेन घूमेगा, रस्सी से खींचेंगे, धागे से बांध के खींचेंगे तो पेन घूम जाएगा। तो ये भी तो ऐसे ही हो रहा है कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लग रहा है इस तरफ, नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लग रहा है इस तरफ, तो अब ये घूम जाएगा। कैसा घूमेगा? ये क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है, तो हम टॉर्क निकाल लेते हैं, टॉर्क का मैग्नीट्यूड। टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या होता है? आर क्रॉस एफ, आर एफ साइन थीटा। ठीक, तो टॉर्क हम देख लेते हैं। तो यहां पे दो फोर्स हैं, तो दोनों फोर्स की वजह से हम टॉर्क निकालेंगे और उनको दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक, टॉर्क ड्यू टू एफ प्लस क्यू। तो टॉर्क क्या होगा? ये टॉर्क, चलो टोटल टॉर्क ही लिख लेते हैं। ठीक है, टॉर्क क्या हो जाएगा? टाउ इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। हमें पता है ना टॉर्क क्या होता है? आर क्रॉस एफ, या तो इसको ऐसे लिख लो, आर एफ साइन थीटा। अगर ये फॉर्मूला नहीं देखा तो एक बार 11th की बुक में देख लीजिए कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है और कैसे इसको अप्लाई करते हैं। थोड़ा सा मैं भी बता दूंगा आपको, लेकिन और ज़्यादा अच्छे से जानना है तो 11th में आप देख सकते हो। जितना ज़रूरत है उतना मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो, हाँ, तो आर एफ साइन थीटा, आर क्या चीज़ है? आर है उस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम अबाउट विच यू आर कैलकुलेटिंग टॉर्क। तो हम किसके अबाउट टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हैं? हम टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हैं टॉर्क अबाउट ओ, क्योंकि इसी के अबाउट घूमेगा ना वो, तो हम ओ के अबाउट ही टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा? टॉर्क इक्वल टू, ये लिख लो, अबाउट ओ। कितना हो जाएगा? एक ये फोर्स लग रहा है, और ये आर क्या चीज़ है पहले बताओ, आर क्या है? ये है आर उस पॉइंट का डिस्टेंस जहां पे फोर्स लग रहा है। ठीक है, कहां से, कहां से डिस्टेंस है? यहां से डिस्टेंस है जहां, जिसके अबाउट आप टॉर्क निकाल रहे हो। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक का क्या डिस्टेंस है? ए। ठीक, और इसके बीच में कितना एंगल है? रेडियस, और रेडियस मतलब ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस एक्चुअली, चलो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ टॉर्क के बारे में, कैसे इसको लिखते हैं। मान लीजिए कि ये कोई पॉइंट है, ठीक है, वो पॉइंट है, इसके अबाउट टॉर्क निकालना है, और फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है ऐसे एफ। तो इस पॉइंट का आप एक वेक्टर बनाओगे, ये वेक्टर। ठीक है, और इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? वो इस तरफ होगी, ऐसे। डायरेक्शन तो इसी तरफ है ना, हाँ। तो और फोर्स की डायरेक्शन ये रही। इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो लेना है आपको यहां पे थीटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फिर बताओ? टॉर्क हो जाएगा इस केस में, टॉर्क अबाउट हो इक्वल टू, ये ले लो, आर, आर एफ साइन थीटा। ये याद रखो कि ये जो थीटा है ये है एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ आर, डायरेक्शन ऑफ आर एक्चुअली इधर है, इस तरफ, एंड डायरेक्शन ऑफ एफ, दोनों की डायरेक्शन के बीच में एंगल है। ठीक है, तो यहां पे भी डायरेक्शन ऑफ आर क्या हो जाएगा? ये वाला। इन दोनों के बीच में क्या एंगल है? डायरेक्शन ऑफ आर, रेडियस ये, और डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इनके बीच में एंगल थीटा। ठीक है, तो ये वाला थीटा हो जाएगा हमारा, तो ये लिख लेंगे हम। तो हमारा आर क्या चीज है? आर है ए के बराबर, और एफ क्या है? एफ है एफ प्लस क्यू, और थीटा साइन थीटा, थीटा तो थीटा ही है, जो हमने ये लिया है ना थीटा, ये इसी के बराबर हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, दूसरे फोर्स की वजह से भी टॉर्क लिखना है, प्लस दूसरे की वजह से, तो दूसरे वाले पॉइंट पे भी ऐसे ही लगाना है,
यहां से कितना दूर है ये, जिस पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हैं, यहां से कितना दूर है, ये पॉइंट ए ही दूर है, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन क्या है, इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा यहां से ली जाती है ओरिजिन से, तो ओरिजिन से अगर हम इस पॉइंट की डायरेक्शन लेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, डायरेक्शन इस तरफ है, और इसकी लेंगे तो डायरेक्शन ये इस तरफ, ठीक है। तो ये डायरेक्शन हम ऐसे बनाएंगे, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, तो इन दोनों के बीच में एंगल भी थीटा ही हो जाएगा, क्योंकि ये थीटा तो ये भी थीटा। तो इसका हम टॉर्क क्या होगा, ए एफ माइनस क्यू साइन थीटा, ठीक है, ये हो गया। तो फोर्स देख लेते हैं, फोर्स है कितना, फोर्स एफ प्लस क्यू कितना है, क्यू ई, हमने तो पढ़ा फॉर्मूला, फोर्स इक्वल टू क्यू ई, क्यू कितना, क्यू तो क्यू ई है, और ई की वैल्यू भी ई दे रखी है, ठीक है, कुछ ना कुछ ई होगा, जो भी है कांस्टेंट है वो ई। एफ माइनस क्यू कितना है, एफ माइनस क्यू वो भी उतना ही है, क्यू ई, ठीक है। डायरेक्शन तो हमने चलो दे दी, इस तरफ होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड कितना होगा, वही क्यू ई से दिया जाएगा, ठीक है। तो अब इन दोनों की वैल्यू यहां रख देते हैं, तो टॉर्क कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए क्यू ई साइन थीटा, ठीक है, प्लस ए क्यू ई साइन थीटा। तो ये हो गया आपका टॉर्क हो गया 2a, ट्वाइस हो जाएगा ना, ये दोनों सेम ही है, तो ट्वाइस हो जाएगा 2a क्यू ई साइन थीटा, ठीक है। हाँ, तो अब ये देखो 2a क्यू क्या बन जाएगा, फिर वही बन जाएगा डाइपोल मोमेंट, चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, तो 2a है, ठीक। तो ये हो गया आपका पी ई साइन थीटा। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, या तो पी साइन थीटा लिख दो काफी है, या तो ऐसे भी लिखते हैं पी क्रॉस ई, वेक्टर फॉर्म में हो तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है। लेकिन आप ये याद रखिए काफी है इतना, पी ई साइन थीटा। थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन क्या, पी एंड डी, पी क्या चीज है, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन तो यही है ना, कौन सी वाली, नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, ये जा रहा है ऐसे, ठीक है। यहां नहीं बना रहा मैं, यहां नहीं तो फिर खराब सा हो जाएगा डायग्राम। पी की डायरेक्शन है नेगेटिव से पॉजिटिव, ये भी तो थीटा ही बना रहा है, ठीक है। मतलब यही लाइन नेगेटिव से पॉजिटिव लाइन ज्वाइन कर दो तो वो तो थीटा ही है, ठीक। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन पी, पी वेक्टर एंड ई वेक्टर, ठीक है, ये हो गया। तो टॉर्क हमने निकाल लिया पी ई साइन थीटा, इसको आप इस फॉर्मूले को याद रखिए। अब देखते हैं, अब देखिए कि किसी भी थीटा पे आप टॉर्क निकाल सकते हैं। तब देखो थीटा अगर जीरो है, थीटा जीरो है तो टॉर्क कितना होगा, टॉर्क भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि साइन जीरो जीरो होता है, ठीक है। तो अगर हम ये बोलें कि एट, पहले देख लेते हैं टॉर्क कहाँ कहाँ पे जीरो हो सकता है, एट थीटा इक्वल टू जीरो, टॉर्क इज मतलब साइन थीटा जीरो, तो टॉर्क अबाउट ओ विल बी ऑल्सो बी जीरो, ठीक है। और कहाँ जीरो हो सकता है, एट थीटा इक्वल टू, मतलब मिनिमम है, ठीक है, मिनिमम टॉर्क, ऐसे बोल दो, मिनिमम टॉर्क। और थीटा इक्वल टू 180 पे, साइन थीटा क्या हो जाएगा, ये भी जीरो, साइन 180 भी जीरो ही होता है, ठीक है। तो टॉर्क कितना हो जाएगा, वो भी जीरो है, तो ये भी एक्चुअली मिनिमम ही है,
इसको ऐसे बना लेते हैं। तो मिनिमम टॉर्क जो लग रहा है वो 0 डिग्री पे और 180 डिग्री पे लग रहा है, क्योंकि साइन थीटा 0 कहाँ होता है, थीटा 0 पे या थीटा 180 पे। ठीक है, तो टॉर्क 0 हो जाएगा इन दोनों एंगल्स पे। तो अगर टॉर्क 0 है तो उसको एक और चीज हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। द डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल विल बी इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि टॉर्क अगर 0 है तो घूमेगा ही नहीं, तो ऐसे ही पड़ा रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल will be in equilibrium। ठीक है, और इसमें इक्विलिब्रियम में भी दो तरह के इक्विलिब्रियम होंगे, एक होगा स्टेबल और एक होगा अनस्टेबल। एट थीटा इक्वल टू 0, एट थीटा इक्वल टू 0 डाइपोल will be in stable equilibrium। क्यों भाई, ऐसा क्यों? देखो मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और यहां पे मैं नेगेटिव ऐसे और पॉजिटिव ऐसे ऐसे रखा हुआ है, तो कितना एंगल बना रहा है? तो ये तो 0 एंगल बना रहा है ना, क्योंकि देखो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन तो नेगेटिव से पॉजिटिव है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर ही है, तो दोनों के बीच में एंगल 0 हो गया। तो 0 डिग्री पे ये स्टेबल इक्विलिब्रियम कैसे हुआ? अगर आप इसको थोड़ा सा हिलाओगे, मान लो मैंने हिला के ऐसे छोड़ दिया, नई पोजीशन में रख दिया, अगर मैंने ऐसे हिला के छोड़ दिया, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इसका ये वापस आ जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर फोर्स लग रहा है इधर और इसके ऊपर फोर्स लग रहा है पीछे, तो ये तो क्लॉकवाइज घूमेगा ना, ऐसे अभी बताया था ना पेन वाला केस, तो वैसे ही ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये वापस आ जाएगा। ठीक है, तो अगर ये वापस आ रहा है तो इसको बोलते हैं, ऐसी सिचुएशन में बोलते हैं कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो 0 डिग्री पे अगर आप हिलाओगे ना उसको, तो वापस वो वहीं आ जाएगा 0 पे, इसीलिए उसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, और अगर, और ऐसे बोलते हैं एट थीटा इक्वल टू 180 डाइपोल विल बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब ये कैसे हुआ अनस्टेबल? ये इसका फंडा भी वैसा ही है कि अगर हम इसको हिलाएंगे थोड़ा सा तो फिर ये वापस नहीं आएगा। ठीक है, अगर हम किसी सिस्टम, कोई सिस्टम ऐसे रुका हुआ है, ठीक है, और हम उसको हिला दे थोड़ा सा और वो वापस आ जाए, तो उसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, और अगर वापस ना आए तो उसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब देखते हैं वापस आता है कि नहीं आता। ठीक है, मान लेते हैं कि, हाँ, ये मान लेते हैं कि यहाँ पे एक डाइपोल ऐसे ऐसे रखा हुआ है, कैसे, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ठीक है, अब इसको आप थोड़ा सा हिलाओ, कैसे हिलाओ, ऐसे मान लो थोड़ा सा ऐसे, ये मान लो ऐसे करके, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। ठीक है, अब इसके ऊपर फोर्स कहाँ लगेगा? इसके ऊपर फोर्स तो इन द डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड ही लगेगा, और नेगेटिव वाले पे फोर्स कहाँ लगेगा? ऑपोजिट डायरेक्शन लगेगा। अब सोचो ये कैसे घूमेगा, सोचो ये अगर ये पेन होता
और इस पे धागे बांध के आप एक एक बच्चा यहाँ खींच रहा है, एक बच्चा इधर खींच रहा है, तो तब भी तो ये इधर ही घूमेगा ना, क्लॉकवाइज ही घूमेगा। ठीक है, तो ये वापस कहाँ आएगा, ये तो दूर भाग जाएगा। तो इसको बोलते हैं अनस्टेबल। तो ये हो गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और ये हो गया स्टेबल। ठीक है, तो थीटा 0 पे स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा और थीटा 180 पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। और मिनिमम टॉर्क भी इन्हीं पे ही होगा, जब टॉर्क 0 है तो मिनिमम ही है, इन पे होगा 0 और 180 पे। ठीक है, और मैक्सिमम कहां पर होगा, मैक्सिमम कहां पर होगा, अरे जहां पे साइन थीटा मैक्सिमम हो जाएगा। आ गया फॉर्मूला, या साइन थीटा मैक्सिमम किधर होता है, अरे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज 1, और वो साइन थीटा 1 कब होता है, जब थीटा 90 हो। तो फिर एट थीटा, ऐसे बोल सकते हैं, एट थीटा 90 डिग्री टाउ मैक्स, टाउ विल बी टॉर्क इज मैक्सिमम। ठीक है, और कितना कितना हो जाएगा, टाउ मैक्स, एक सौ ऐसे बोल दो, टाउ मैक्स इक्वल टू कितना, कुछ नहीं है, साइन थीटा की वैल्यू 1 डाल दो, पीई, सिंपल, पी इंटू ई। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। तो हमने ये डाइपोल के बारे में काफ़ी चीज़ें जानी है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये याद रखना कि टॉर्क कितना लगता है। ठीक है, पी साइन थीटा, इस इक्विलिब्रियम होता है कहाँ पर होता है, 0 पे और 180 दोनों पे होता है, लेकिन 0 पे स्टेबल और 180 पे अनस्टेबल। देखो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, जब टॉर्क लगे ही ना, टॉर्क 0 मतलब इक्विलिब्रियम। ठीक, तो ये सब चीज़ें हमने देख ली हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये आज का लेक्चर ख़त्म हो गया, और ये क्विज़ 1.4 आपके लिए, आप इसको ट्राई कीजिए और इसका सॉल्यूशन हम देंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।